हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 25 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द पेज एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सप्रेस के। इसमें 3 आर्टिकल्स आ जाए हैं, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, बट कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब जब कॉरपोरेट्स को मौका दिया गया है बैंकिंग सेक्टर में उतरने के लिए या लाइसेंस उनको अवेल करा दिया गया आरबीआई के द्वारा, तो क्या इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि कॉरपोरेट्स एज बैंक्स की इश्यूज़ क्या है वो जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि क्यों 5 रीजंस है कि ऑक्सफोर्ड का जो AZ वैक्सीन है उसको ज़्यादा फेवर मिल रहा है इंडिया में। जानेंगे पाँचों पॉइंट्स को, केवल मैं पॉइंट बताऊंगा, आप देख लेना, बाकी चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं, पॉइंट बुलेट पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे वाइस सेटलमेंट ऑफ ब्रू ट्राइबल, जो ब्रू ट्राइबल्स हैं जिनका एक्सोडस हुआ था, आप देख सकते हो, जिनको निकाला गया था मिज़ोरम से एक सिविल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो इस वजह से वो फिर त्रिपुरा में आकर के सेटल हुए थे। और अभी त्रिपुरा में उनका जब परमानेंट सेटलमेंट की जब बात की जा रही है तो त्रिपुरा में भी वहाँ पर उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें हम नॉर्थ ईस्ट का मैप भी देख लेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट है कॉरपोरेट्स एज बैंक की इश्यूज़। अभी रिसेंटली, जैसा कि हम ऑलरेडी एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, कि एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने अपने रिकमेंडेशंस दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और उनकी रिकमेंडेशन को कुछ अटेंशन भी मिल रही है, तो साथ में उसको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि वो रिव्यू कर सके ऑनरशिप की गाइडलाइन के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उस पर ध्यान दे सके। तो कहने का मतलब ऑनरशिप गाइडलाइन दे सके फॉर जो प्राइवेट सेक्टर में अगर कॉरपोरेट्स को उतारा जाए तो। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट लास्ट वीक सबमिट कराई और उसमें आप देखोगे बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दी थी, और उसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न था, वो राइज हुआ था कि लार्ज कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियल हाउसेस को एज बीइंग प्रोमोटर अलाउ किया जाए प्राइवेट बैंक्स में। ठीक है, तो आप देखोगे जॉइंट राइटअप्स जो हैं, जो कि लिंक्डइन पे भी पब्लिश हुए हैं, तो उसमें रघुराम राजन, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य जी, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, बोला इंटरनल वर्किंग ग्रुप का ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये बॉम्ब शेल है, एक बॉम्ब के बराबर है, जिसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा पूरे सिस्टम को। कहने का मतलब एक स्मॉल पेनी के इसलिए आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आज की प्रेजेंट स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑनरशिप को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट में आते रहते हैं, अगर उन्हीं को अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में भी अलाउ कर दिया तो वो तो फिर बाद में आगे भी बहुत ज़्यादा वर्स सिचुएशन बन सकती है। अब बात आती है कि IWG जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है उसको कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया और उसने ऐसी रिकमेंडेशन क्यों दी। देखो, बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो किसी भी कंट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन किया जा सके। इंडिया में भी बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद में लगातार उसमें चेंजेस आते रहे हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल भी अपने आप में अब बढ़ चुका है। दूसरा, आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही प्राइवेट सेक्टर को, जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था ना 1969 में फर्स्ट टाइम, तो उसके पहले प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया था हमारे यहाँ पर भी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। बट प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि कुछ बिजनेस फैमिलीज़ ने ही सारे रिसोर्सेज को अपने हाथों में कंसंट्रेट कर लिया। इससे क्या हो गया, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आना चाहिए था प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का बैंकिंग सिस्टम में, उसका सबको फ़ायदा नहीं मिला। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वाइडर स्प्रेड ऑफ बैंकिंग क्रेडिट, मतलब बैंक से जो उधार मिलता है वो एक मतलब हर एक इंडिविजुअल को अवेलेबल हो सके,
जो पैसा लोगों का डिपॉजिट होता है उसका मिसयूज़ ना हो, और आप देखोगे लार्जर वॉल्यूम को डायरेक्टली आप प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ फ्लो करा सको कि हाँ अभी प्रायोरिटी सेक्टर है ये है, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि कैसे भी करके हमारे देश में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको हम प्रायोरिटी सेक्टर बोल देते हैं। तो कहने का मतलब एक एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, एफिशिएंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, इस चीज़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को या फिर बैंकिंग में एंट्री मिलती है। तो आप देखते हो इकोनॉमिक लिबरलाइज शुरुआत में क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके प्राइवेट फैक्ट्रीज़ को, मतलब ये कॉरपोरेट्स को अलाउ कर दिया गया, बट उन्होंने वही बात हो गई कि खुद ही फैक्ट्री खोल ली, खुद ही ने बैंक खोल लिया और खुद ही उस बैंक से उधार लेते रहे और खुद ही पैसे लगाते रहे, और साथ में जो डिपॉजिटर्स थे उनके पैसे और खुद यूज़ करने लग गए। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, इन्हीं के हाथ में सारा का सारा सेटलमेंट आ गया, तो जो कुछ बिजनेस फैमिलीज़ थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाई थी उस टाइम पे, तो इनइक्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, जबकि हमारे तो इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात की जाती है हमारे सिस्टम में। तो गवर्नमेंट ने फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का। ये चीज़ आप इकोनॉमिक हिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, ज़रूर पढ़ी होगी आपने। फिर 1980s के बाद में जैसे ही हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे, तो उसकी वजह से फिर 1990s में हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें फिर से प्राइवेट बैंक्स की एक एंट्री देखी जाती है, जिसमें आप देखते हो कि फिर से दो फेज़ आते हैं जब प्राइवेट बैंक्स को हम लाइसेंस देते हैं, एक तो 2001 में और एक देते हैं 2013 में। ये हमने सुबह एडिटोरियल में डिस्कस किया था, वहाँ का डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से पिछले 3 दशकों में इंडिया ने जो रैपिड ग्रोथ रजिस्टर की है, उसमें आप देखोगे तो लगभग टोटल बैलेंस शीट का जितना इंडिया का है ना, वो उसमें अभी भी 70% ही जीडीपी का आप देखोगे तो केवल और केवल क्रेडिट फ्लो होता है। कहने का मतलब जितना जीडीपी है उसका केवल 70% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं बैंक्स क्रेडिट फ्लो के अंदर, ठीक है। जबकि चाइना जैसे कंट्रीज़ में कितना है आप देखोगे 175%। तो कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी जब हम टारगेट ही बड़े ग्रोथ की कर रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ बैंक्स में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, बैंकिंग स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने ऐसी रिकमेंडेशन दी। दूसरा, अगर हम देखें डोमेस्टिक बैंक्स जो यहाँ पर हमारे क्रेडिट देते हैं, उनका कितना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलता है, तो आप देखोगे केवल 50% ही प्राइवेट सेक्टर को लोन दिया जाता है हमारे यहाँ पे बैंक्स के द्वारा। जितना लोन दिया जाता है उसका केवल 50% ही, जबकि चाइना, जापान, यूएसए, कोरिया, यहाँ पर 150% तक लोन दिया जाता है जो प्राइवेट सेक्टर के जो एंटिटीज़ हैं उनको। तो हम किस तरीके से हमारी जो डिमांड है, क्रेडिट डिमांड, एक इकोनॉमी जब ग्रो करती है ना, तो वहाँ पर उधार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप लोन प्रोवाइड करते हो, जब आप लोगों को उधार देते हो, जिससे कि फिर उनके पास पैसे अवेलेबल होते हैं, वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को अप्लाई करते हैं, जो भी प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं वो अप्लाई करते हैं, फिर उसका रिजल्ट उनको मिलता है, फिर वो खुद अर्न करते हैं और उससे कमाई हुई मतलब खुद की इनकम से वो इंटरेस्ट पे करते हैं जो भी बैंक से वो लोन ले चुके होते हैं। तो आप देखोगे इंडिया में ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो कि वर्ल्ड में अच्छी खासी साइज़ के लेवल पे कंपेयर किया जाए। इंडिया में केवल एक ही ऐसा बैंक है जो कि टॉप 100 बैंक्स में, अगर ग्लोबली देखा जाए साइज़ के हिसाब से, कि हाँ विश्व के सबसे बड़ी 100 ऐसे कौन से बैंक हैं जिनकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया का केवल एक बैंक मिलेगा। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, इंडियन बैंक्स जो हैं वो कोस्ट एफिशिएंट भी नहीं है, बहुत कम कोस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। मतलब कोई भी फाइल चार्जेस हो गए या फिर लोन का जल्दी मिलना, लोन नहीं मिलना, उसके लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितना फालतू में एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है उधार लेने वाले को, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो कोस्ट एफिशिएंसी में आ जाती है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि इंडिया अपनी बैंकिंग सिस्टम को बोल्स्टर करे, थोड़ा सा स्ट्रेंथन करे और कैसे भी करके इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। अभी आप देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे प्राइवेट बैंक्स अगर कहीं पे परफॉर्म भी कर रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा तो एफिशिएंट हैं और साथ में रिस्क एपेटाइट, मतलब रिस्क लेने में भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं और रिस्क जहाँ पर लेनी होती है वहाँ पर वो लेते ही हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ में एक प्रॉब्लम और आती है, जिसमें
जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो भी प्रेशराइज करते हैं वहाँ पर मशीनरी को कि भाई हमारा जानकार है, आप इसको लोन दो। बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी के लोग ज़्यादा बिजनेस करते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के लोग ज़्यादा बिजनेस करते हैं, या फिर कोई और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है तो वहाँ पर उस पार्टी के लीडर्स हैं वो ज़्यादा फलते फूलते हैं। कहने का मतलब इक्वालिटी और इक्विटी हमारे यहाँ पर बहुत कम देखी जाती है, जबकि इसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंसी, इक्विटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन तीनों चीज़ों में एक बैलेंस होना चाहिए अगर एक बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से काम करना है तो अगर हम देखें इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने जो भी रिकमेंडेशन दिए, जो भी सजेशंस दिए हैं, उसका मेन टारगेट क्या है कि कैसे भी करके प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग को हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है और साथ में सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो इंडिपेंडेंस के बाद में और बिफोर नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स उस पीरियड में 1950 से लेकर 1969 उस ड्यूरेशन में जो कुछ हुआ वो चीज़ें कहीं रिपीट ना हो जाए, वो ध्यान देने वाली बात है। कहने का मतलब प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बेसिस पे काम करना चाहिए, डिपॉजिटर्स का भी इंटरेस्ट अपहेल्ड करना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में सिक्योरिटी होनी चाहिए और बैंकों के जो प्रोमोटर्स हैं ना, वो कहीं गेम ना खेले, गेम सिस्टम ना बना ले, जिसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, कनेक्टेड लैंडिंग, कि वो ही पैसे लगाने वाले हैं, प्रमोट भी वो ही कर रहे हैं और फिर लोगों से डिपॉजिट करवाते हैं पैसा और उस पैसे को फिर अपनी ही कंपनी को लोन पे दे देते हैं। तो वो चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब बात आ जाती है कि इन कॉरपोरेट्स को अलाउ करने के लिए जैसे ही रिकमेंडेशन दी गई तो ये क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। देखो, इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम बात करें इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की तो हमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एफिशिएंसी में, इक्विटी में एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। अब आप देखोगे जब एक प्राइवेट बैंक एक ग्रेटर रोल प्ले करता है तो देखो उसमें रिस्क तो 100% बनती ही चली जाती है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जिनको हम सब प्राइम क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर प्राइवेट बैंक्स ही कोलैप्स हुए थे। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ऑन बैंकिंग सिस्टम अगर ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देगी तो हम एक चीज़ तो देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट में सबको कॉन्फिडेंस है कि बैंक फेल तो कम से कम नहीं होगा। तो जो नेशनलाइज्ड बैंक है ना, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा उन पर क्या पब्लिक को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, तो पब्लिक अभी भी बहुत ज़्यादा मनी उन्हीं में डिपॉजिट कराती है। बट ये कहीं ना कहीं देखोगे तो वो लोन देने से कहीं ना कहीं खतराते हैं, वो थोड़ा सा डिफेंसिव सा रखते हैं। तो कहने का मतलब देखो, गवर्नमेंट बैंक्स भी होना ज़रूरी है, प्राइवेट बैंक्स का भी होना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट का रोल तो देखो एक होता है फैसिलिटेटर, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। बट जब हमें प्लस 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 में जाना हो ना, बहुत ही ज़्यादा हाइक लेना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा रजिस्टर करनी हो, तो उस केस में फिर प्राइवेट सेक्टर का रोल अपने आप ही आ जाता है। इंडिविजुअल्स अपने एंटरप्रेन्योरशिप को, अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करके ही इकोनॉमी को ग्रो करवा सकता है। गवर्नमेंट अकेली एक इंजन के बेसिस पे काम नहीं कर सकती। इसके अलावा प्राइवेट बैंक ऑनर्स की अगर बात करें, ऑनरशिप की बात करें, तो प्रीवियसली हमारा जो रेगुलेटर है इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रहा। कोशिश ये अब करनी चाहिए कि वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ऑनरशिप अभी, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्रियल हाउस या कोई भी कॉरपोरेट हाउस अपने बैंक पे पूरी कमांड रखेगा तो वो तो कहीं ना कहीं अपनी खुद की मनमानी करना शुरू कर देगा। तो वहाँ पर अगर बैंक अगर आप स्टैब्लिश कर रहे हो, मान लो XYZ नाम से कोई बैंक आ रहा है, तो वहाँ पर 2-3 अलग अलग स्टेक होल्डर्स को आप ज्वाइन करवाओ एज एन ऑनरशिप, 2-3 नहीं, बहुत सारे जनों को इन्वेस्टमेंट कराओ, जिससे कि वहाँ पर बोर्ड की चले, ना कि एक इंडिविजुअल हाउस की चले। ठीक है, सिंगल ऑनर की बजाय होना चाहिए बहुत सारे ऑनर्स, कहने का मतलब। रही सही में ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक क्लॉज जो अभी दिया हुआ है जहाँ पर कंसर्न ज़्यादा आ रहा है कि लार्ज कॉरपोरेट्स को आप अलाउ कर रहे हो, उसमें ये देख रहे हो कि जिन बिजनेस हाउसेस के टोटल एसेट्स 5,000 करोड़ और उससे ज़्यादा है तो आप उनको अलाउ कर दो, और साथ में इन टोटल जितनी अर्निंग है, ठीक है, ग्रोस इनकम हो या फिर टोटल एसेट, उसका 40% तो उनका नॉन फाइनेंशियल खुद का होना चाहिए लोन के बेसिस पे अगर देखा जाए। तो यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, वही बात आ गई कि भाई खुद का पैसा है और उन्हीं का शेयर आप देख रहे हो।
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। अगर आप 5,000 करोड़ का कॉरपोरेट हाउस का शेयर देख रहे हो तो वहाँ पर ये देखने वाली बात है कि उन कॉरपोरेट हाउसेस के साथ में और कौन से कॉरपोरेट हाउस, मतलब कितने इंडिविजुअल्स लगे हुए हैं, कितने हाउसेस की एंट्री है वहाँ पे। एक के बारे में बात कर रहे हो और उसी के बारे में आप कह रहे हो कि उसका खुद का कितना शेयर है। तो फिर बात आ जाती है, इसको बोलते हैं कनेक्टेड लेंडिंग, कि भाई खुद का पैसा खुद ही को उधार दिया। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है, या इस पर ज़्यादा लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आरबीआई एक अच्छा रेगुलेटर है, बट रीसेंट कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आरबीआई के इस फंक्शनिंग पे बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक चंदा कोचर का जो केस है वो, यस बैंक का जो राणा कपूर है उनका केस हो गया, डीएचएफएल हो गया, आईएलएंडएफएस हो गया। ये आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कनेक्टेड लेंडिंग का ही इशू था। दूसरा, एक एवरग्रीनिंग ऑफ द लोन्स, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू आता है, जहाँ पर एक बंदा लोन लेता है किसी एक बैंक से, पर उस लोन को चुका नहीं पा रहा है, तो दूसरे बैंक के पास में जाकर के लोन लेगा और उस लोन को इस लोन से चुकाएगा। फिर इस लोन को भी नहीं चुका पा रहा है तो तीसरी जगह जाएगा, फिर तीसरे लोन लेकर के इसको चुकाएगा। कहने का मतलब लोन तो चुका पा रहा नहीं है, बस लोन पे लोन लिया जा रहा है केवल इधर, मतलब वही इसकी टोपी उसके सर, वो वाली बात हो गई। तो इससे क्या हो जाता है कि एवरग्रीनिंग से ही फिर शुरुआत हो जाती है कनेक्टेड लेंडिंग की। फिर अपनी खुद की ज़रूरतों को, आज 1 रुपये का खर्चा है, फिर 1 रुपये का आपने लोन लिया, फिर बाद में 1 रुपये में से 50 पैसे तो आपने कहीं पे ज़रूरत थी वहाँ पे खर्च किया, 50 पैसे आपने पर्सनल खर्चे पे कर लिया। फिर दूसरी जगह जाओगे उस लोन को चुकाने के लिए, अरे यार भाई 2 रुपये दे दे मेरे को, फिर 2 रुपये लोन लेकर क्या हो गए, 2 रुपये क्यों हो गए, क्योंकि 1 रुपये तो आपने उठाया प्लस में उसका इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप 2 रुपये उठाओगे, फिर 2 रुपये में से 1 रुपये तो आपने चुकाया, 1 रुपये आपने खर्चा कर दिया। ऐसे करते करते क्या होती है, एवरग्रीनिंग चलती रहती है, और फिर बाद में अल्टीमेटली वो बैंक, बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनबीएफसीज हैं वहाँ की अगर देखें, वहाँ पर तो चलो ठीक है, कॉरपोरेट्स का खुद का अपना पैसा होता है, बैकिंग पूरी कॉरपोरेट्स की होती है, बट बैंक्स के पास में तो कॉमन इंडियंस के पैसे जाएंगे ना, तो वहाँ पर हमें उनको इंश्योर, एक सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है कि आपके पैसे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही आ जाता है कि भाई बैंक आप अलाउ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कनेक्टेड लैंडिंग ख़त्म हो, या फिर एवरग्रीनिंग ऑफ द लोन्स, इसको मिनिमाइज़ किया जाए। ठीक है, आप देखोगे क्यों, मतलब ये रिकमेंडेशन फिर भी क्यों दी इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने। देखो, रिकमेंडेशन देने की वजह बहुत सारी है कि प्राइवेट सेक्टर जब तक एक इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, तो इकोनॉमी ग्रो करना बहुत मुश्किल होती है। जैसा कि हमने देखा चाइना, यूएसए, जापान, कोरिया, यहाँ पर कितना पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर का। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑन जो बैंक्स होते हैं वो एनपीएस की स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो उस जगह पे भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट बैंक्स पे थोड़ा सा बर्डन डाउन हो, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी अगर होगी ना, तभी प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो ज़्यादा यूज़ करेंगे उस पैसे का, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो वो सारी चीज़ आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट के पास में लिमिटेड एबिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू पब्लिक सेक्टर की जो एबिलिटीज़ हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना और उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना, इससे क्या हो जाएगा, इंडिया की ग्रोथ जो हम वाकई में चाहते हैं वो अचीव हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसको क्यों फेवर मिल रहा है इंडिया में। तो मैं केवल 5 पॉइंट बताऊंगा, आप केवल पढ़ लेना इनको। बाकी पॉइंट ये है, एक तो द हाफ डोज बूस्ट, एनालिसिस ने ये बताया है कि आप देखोगे एफिकेसी के बेसिस पे, तो जितना अमाउंट दूसरे जो वैक्सीन है जिनकी रिक्वायरमेंट है उसकी केवल हाफ डोज में, केवल लोअर अमाउंट में ही ये वैक्सीन अगर लग जाएगा ना, तो उसमें ही बहुत हद तक आपको जो भी कोविड की जो जिनको भी वैक्सीनेशन मिलेगा उनको फ़ायदा मिलेगा। मतलब डोज आधी ही देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स। वाइडर एफिकेसी, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है इसकी, कि जितने लोगों पर लगाया जाएगा उन पर ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा, मतलब उनकी इम्यूनिटी जल्दी डेवलप होगी। तीसरा, ईजियर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आराम से स्टोर किया जा सकता है। कितना, मतलब 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेफ्रिजरेटर की जो रेंज है उस पर रखा जा सकता है, ना कि जो फाइज़र का है जिसमें -20 टू -80 डिग्री या -70 -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना पड़े। नहीं, सस्ता भी बहुत है ये, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। इसके अलावा आप देखोगे मेड इन इंडिया जो है
ये वैक्सीन रहेगा, जिसमें आप देखोगे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है इसका, क्या बोलते हैं इसका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि ब्रू ट्राइबल्स जो लोग हैं उनके सेटलमेंट से क्यों त्रिपुरा में वायलेंस अभी इरप्ट हुई है, वायलेंस क्यों फैली है। देखो अभी इसमें बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न त्रिपुरा में अभी वायलेंट प्रोटेस्ट देखे गए हैं ब्रू ट्राइब के अगेंस्ट में। ठीक है, अब इसमें पूरा प्रोटेस्ट देखेंगे कि है क्या। देखो 1997 में 37,000 लोग ब्रू ट्राइब, या फिर इनको रियांग भी बोला जाता है, रियांग ट्राइब के लोग मिज़ोरम से आना पड़ा था उनको त्रिपुरा में, जहाँ पर मिज़ोरम में उनको एक एथनिक क्लैश का सामना करना पड़ा था। और इसके रिज़ल्ट के तौर पे कुछ टाइम बाद में 5,000 जो ब्रू ट्राइब के लोग थे वो मिज़ोरम में जाके फिर से सेटल हो गए, बट 32,000 लोग अभी भी डिफरेंट कैंप्स में त्रिपुरा में अभी भी वहाँ पर हैं। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट, त्रिपुरा और मिज़ोरम, प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट इनके साथ में, और ब्रू ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव, इनके साथ में मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इसी साल जनवरी में कि 32,000 जो ये ब्रू ट्राइबल लोग हैं इनको त्रिपुरा में ही परमानेंट सेटलमेंट दे दिया जाएगा, वो वहीं पर रहेंगे अलग अलग रीजन्स में। तो बंगाली और जो मीज़ो मतलब बंगाली और मीज़ो ग्रुप जो थे ना त्रिपुरा में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये कहा कि जो सेटलमेंट होगा ना इन माइग्रेंट्स का परमानेंटली त्रिपुरा में, जो कि कंचनपुरा सब डिवीज़न है अगर वहाँ पे बात की जाए नॉर्दर्न त्रिपुरा में, तो उससे वहाँ पर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आ जाएगा। वहाँ पर जो उनके एंसेस्ट्रल लैंड है वहाँ पर आप देखोगे एक नई आइडेंटिटी आ जाएगी, तो उनकी खुद की कोर आइडेंटिटी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो सकती है। इस वजह से वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब बात आती है ब्रूज होते कौन है, ये कौन है। देखो ये एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। मेनली आप देखोगे त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम में ये कम्युनिटी मिलती है। त्रिपुरा में इनको PVTG कंसिडर किया हुआ है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और मिज़ोरम में आप देखोगे तो इनको एक ऐसी एथनिसिटी कंसिडर की जा रही है जिनको कहीं ना कहीं भगाना चाहते हैं मिज़ोरम के लोग। कहते हैं कि इनको एक्सक्लूड करो इलेक्टोरल रोल से भी, इनको वोटिंग राइट्स भी अवेलेबल नहीं होने चाहिए। तो त्रिपुरा में तो इनको PVTG कंसिडर किया हुआ है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जबकि मिज़ोरम में इनको क्या कहते हैं, ऐसी एथनिक ग्रुप कि इनको कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो। अब बात आती है कि त्रिपुरा में भी प्रोटेस्ट क्यों हुए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नागरिक सुरक्षा मंच, और प्लस में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मीजो कन्वेंशन, इन्होंने मिलकर के एक जॉइंट मूवमेंट कमेटी इस्टेब्लिश की और ये कहा कि 1500 ब्रू फैमिलीज़ को है वो कैसे, मतलब अभी जो अलाउ किया जा रहा है कंचनपुर में परमानेंट सेटलमेंट, उसके खिलाफ ये जाना चाह रहे हैं कि 1500 से ज़्यादा लोगों को सेटल ना किया जाए। मतलब एक बार 1500 फैमिलीज़ को सेटल कर दो, बाकी को रोक दो। तो अभी क्या इशू है सारा देखें। तो देखो त्रिपुरा में ये तो हो गए अगेंस्ट में जाने वाली पार्टीज जो हमने देखी अभी, एक तो हो गया नागरिक सुरक्षा मंच और एक हो गया मीजो कन्वेंशन, ये दोनों तो अगेंस्ट में जा रहे हैं। जबकि त्रिपुरा में क्या ब्रूज को कोई सपोर्ट करता है? जी बिल्कुल, एक ग्रुप है जिसका नाम है तिपरा, इंडिजीनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, जिसके जो चेयरमैन हैं हम कह सकते हैं जिनका नाम है प्रद्योत देव बर्मन, जो कि आप कह सकते हो सायोन है, एक तरीके से वंशज हैं जो अष्टवाइल जो वहाँ की खुद की त्रिपुरा की रॉयल फैमिली है उन्हीं उसी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस और जो CPM पार्टी है तो खैर पॉलिटिक्स है, किसी काम की है नहीं। तो प्लान क्या है रीसेटलमेंट का? तो देखो पिछले 10 महीने में स्टेट ने ये प्लान किया है कि 12 सेटलमेंट्स फिक्स करेंगे और हर सेटलमेंट में 300 फैमिलीज़ को सेटल कर दिया जाएगा। तो टोटल 3600 फैमिलीज़ हो गई। तो ऐसे करके बोले इनका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। और इसमें देखोगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसमें 600 करोड़ रुपए रिलीज़ करने की बात हुई, जिसमें हर एक फैमिली जो सेटल होगी उसको 0.03 एकड़ ज़मीन मिलेगी। इसके अलावा मकान बनाए जाएंगे और उस मकान बनाने के लिए उनको 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए हाउसिंग असिस्टेंस मिलेगी, 4 लाख रुपए और वन टाइम कैश बेनिफिट उनको मिलेगा कि जिससे वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, और मंथली 5,000 रुपये मिलेंगे
5,000 रुपये मिलेंगे, प्लस में फ्री राशन मिलेगा आने वाले 2 सालों तक, जो कि परमानेंट सेटलमेंट में जो फैमिलीज जाएंगी उनके लिए। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कैसे भी करके ब्रूज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब बात आती है कि जो प्रोटेस्टर थे इन्होंने एग्रीमेंट तो कर लिया पहले जनवरी में, अब क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो इनका कहना ये है कि जो 5,000 फैमिलीज है ना, इनको अलग अलग रीजन में डिवाइडेड फॉर्म में करना था, डाइवर्सिफाइड फॉर्म में करना था, पर अभी निकल के क्या आ रहा है कि एक तो इनको अलग अलग रीजन्स में ना डिवाइड करके कंचनपुर के अंदर ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं, ज़्यादा फैमिलीज़ को वहाँ पे सेटल कर रहे हैं। एक तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि इस वजह से बोला हमारी खुद की आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म होती है या डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिट, उसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में ऑब्जेक्शन है। इसके अलावा आप देखोगे तो ब्रू कम्युनिटी पे ये भी ब्लेम लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ ऐसी वायलेंट एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से कुछ बंगाली फैमिलीज़, लगभग 650 बंगालीज फैमिलीज़ को और 81 मीज़ो फैमिलीज़ को जाम्पुई हिल रेंज से भगा दिया था इन ब्रू कम्युनिटी के लोगों ने, ऐसी एट्रोसिटीज़ की। तो इस वजह से भी ये जो बंगाली हैं और मीज़ोज़ हैं वो इस सेटलमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? देखो, गवर्नमेंट का स्टैंड तो क्लियर है कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उनमें लोकेशन फिक्स कर दी है सेटलमेंट की प्रोग्रेस पूरी कंप्लीट करने के लिए। बाकी ये माइन्यूट डिटेल है, इतनी काम की है नहीं। फिर बात आ जाती है ब्रूज ने क्या किस तरीके से रिएक्ट किया। वो तो सिंपल सा ही है कि हम इकोनॉमिकली वैसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं और इस तरीके से अगर एजिटेशन या वायलेंस हमारे अगेंस्ट में होती रहेगी तो हम और ज़्यादा परेशानियाँ मतलब भुगतेंगे, तो कितना मुश्किल हो जाता है हमारी ज़िंदगी जीना, लाइक दैट। और कैसे भी करके ये गवर्नमेंट से अर्ज कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो और हमारी लाइफ को थोड़ा सा ईजी गोइंग बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।